नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी 6 की हिस्ट्री क्लास 6 की पूरी कर ली है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे एनसीईआरटी की सभी बुक्स कवर कर लेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है विविधता, मतलब विविधता। हमारे भारत में अनेक मतलब विविधता वाला देश है। ठीक है, तो चलो दोस्तों अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ की शुरुआत पंक्ति बजाने अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? हाँ, हमने सोच समझ के विशेषण क्रिया के स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किया पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक पाठ्य पुस्तक को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। अध्याय है विविधता की समझ, मतलब सभी को विविधता की समझ कैसे होनी चाहिए इसके बारे में इस लेसन में बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुने। ठीक है, तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों में से भी आते हैं। इनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारतीय विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, कैसे बना? क्या सभी तरह की विविधता का ही भाग होता ही है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, ये चित्र दर्शा रहे हैं। देखो, कोई कैसी पोशाक पहन रखा है, कोई कैसी। ठीक है, सबकी अलग अलग डिफरेंट है। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापक की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसा किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचो। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। मैं बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं?
हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो अभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ी के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओहो, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गवे 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 से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक हरी बत्ती हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात ही थी। मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो न? हनुमान। तो मैं अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समीर हुए बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर में तो लिखे। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? मतलब ये वित्ता समझा रहे हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। मैं न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है वही समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों ही भाषाएं अलग अलग, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नता के पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े
की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था समानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं आता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते और कुछ नहीं जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गई हो तो आपकी जाति कुमार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद इनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाएं, भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती, लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियां आपसे सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखी या चित्र बनाई। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मजा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाएं जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खिलेगी। भारतीय विविधता। भारतीय विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे तरीके के अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज, घोड़ों या ऊँटों में बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें
में वे पुराने डर्रे पर भी चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक निश्चित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अलग अलग अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखें और उसमें ढूंढे कि दोनों क्षेत्र लद्दाख जैसे भारत, यहाँ पे लद्दाख आएगा, सॉरी ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ लद्दाख आएगा और यहाँ केरल आएगा। नॉर्थ के लद्दाख, दी एंड साउथ में केरल। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए, सॉरी यहाँ से है, हाँ। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व के पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों के पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, एक मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होता है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे। जैसे आज तिब्बत कहते हैं, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों का यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल कौन आए थे? पहले अरबी फिर यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म
ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यह यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनावल्ला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चिन्ना चट्टी, क्या कहते हैं? चिन्ना चट्टी कहते हैं। इससे चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनसे अन्य व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों ने फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान हम इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं, तो 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की इस पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों के जाने गए, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चीन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में झंडे की परिकल्पना की
गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदाय में मनाए जाते हैं। आपने इस लेसन में पढ़ा है कि हाँ, मेरे इलाके में मनाए जाने वाले, मतलब एक स्टूडेंट तौर पे आप बता सकते हो कि मेरे इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची इस प्रकार है। जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद उल जुहा, ईस्टर, लोहड़ी, क्रिसमस, ईद उल मिलाद, इनमें सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार निम्नलिखित है, जैसे रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, क्रिसमस आदि। ठीक है, इस तरह आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों में भारत की समृद्ध विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। इस लेसन के आधार पर बता सकते हो कि भारत की समृद्ध विविध विरासत आपके जीवन में ऐसे बेहतर बनाती है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न वेशभूषा और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं। इनके साथ विभिन्न तरह का खाना खाते हैं, विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न वेशभूषा पहनते हैं, विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, विभिन्न भाषाओं को समझने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इनके आधार पर विभिन्न पुस्तकें, कहानी लिखने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, अनेकता में एकता का मतलब थर्ड क्वेश्चन का विचार भारत के लिए कैसा उपयुक्त है। भारतीय खोज किताब के लिए किए गए वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। नेहरू भारतीय एकता के बारे में कहना चाह रहे हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, भारत में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोग हैं, लगभग सभी राज्यों के लोगों की अपनी अलग वेशभूषा संस्कृति है। इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद वे एक साथ आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक साथ उठ खड़े हुए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारतीय एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। इसके बारे में आप बता सकते हो कि भारतीय एकता निश्चित रूप से झलकाती है क्योंकि हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन, भिगो के जाना दिन खून के हमारे, ऐसे था ना, प्यार हमारे से हो जाना। ये पंक्तियाँ भारत की एकता निश्चित रूप से झलकाती है। की तरह बात का कोई एक क्षेत्र चुनिए, अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक भौगोलिक कार्य को प्रभावित, क्या ऐतिहासिक भौगोलिक कार्य का आप मतलब इस लेसन को पढ़कर या अपने आसपास के एरिया को देख के आप बता सकते हो। जैसे लद्दाख, इस लेसन में लद्दाख केरल के बारे में बताया गया, उसी तरह आप अन्यत्र की बात करके सब जा सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर ले। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और इसको एक बार और 2 बार ज़रूर पढ़ना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू।